सबसे पहली बात, वेव फ्रंट क्या होता है? उन सभी पॉइंटों का लोकस जो कि सेम फेज में होते हैं। अगर आप एक सोर्स ले रहे हैं तो इस तरफ वेव गई है, इस तरफ भी गई है और इस तरफ भी गई है, हर डायरेक्शन में वेव गई है। तो आपने क्या करना है, एक डायरेक्शन में जो वेव गई है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने π/3 फेज वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो इस तरफ वेव गई है उसके भी π/3 वाले पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो, जो इस तरफ वेव गई है उसको भी π/3 वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और इन सब पॉइंट्स को मिला दो। इन पॉइंटों के मिलने से जो सरफेस जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। पहली बात। दूसरी बात, वेव फ्रंट जो होता है वो रे के परपेंडिकुलर होता है और रे जो टाइम लेती है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में और सोर्स से वेव फ्रंट तक जाने में वो सेम टाइम लेती है। तो अगर आपको किसी भी सोर्स का वेव फ्रंट बनाना है तो आपको सिंपल काम ये करना है, रे ड्रॉ करनी है, उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उन परपेंडिकुलर्स को मिला देना है, तो आपका वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पॉइंट सोर्स लिया, तो ये रे गई, ये रे गई, ये रे गई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मिला दिया, तो हमारा एक सरफेस जनरेट हो गया, दैट इज ए स्फेयर। तो एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। इसी तरह से हमने एक लाइन सोर्स ली, उससे ये रे गई, ये रे गई और ये रे गई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक सर्कल बन गया। ऐसे ही सर्कल हम ऊपर से नीचे तक बनाते चले जाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा फॉर ए लाइन सोर्स। तो एक लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। अगर सोर्स होगा इन्फिनिटी पर, सोर्स अगर इन्फिनिटी पर होगा तो उससे पैरेलल रेज आएंगी, उन पैरेलल रेज के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो आपको वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो जो सोर्स इन्फिनिटी पर, एग्जांपल के लिए स्टार है, कोई प्लेनेट है, उससे जो लाइट आ रही है अर्थ के सरफेस पर, उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? उसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। तो अगर एक कन्वेक्स लेंस लोगे, उसके ऊपर पैरेलल रेज गिरेंगी और अल्टीमेटली वो ऐसे फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, तो पैरेलल रेज है इसलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल। इसको सेंटर मान के आप एक स्फीयर बना दो। इसी तरह से कनकेव लेंस लोगे तो भी रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी और उनको पीछे भिलाओगे तो फोकस पे मिलेंगी। तो इस केस में भी इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल। इसको सेंटर मान के आप एक स्फीयर बना दो। कनकेव मिरर लोगे, उस पे भी अगर पैरेलल रेज गिरेंगी तो वो यहाँ फोकस पे कन्वर्ज होंगी। इस केस में भी इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल। इसको सेंटर मान के स्फीयर बना दो। अगर एक प्रिज्म लोगे आप, तो प्रिज्म में हमें पता है जो रे ऐसे जाती है, ऐसे डेविएट करके इमर्जेंट रे ऐसे होती है, तो इस सिचुएशन में भी इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन। और इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन बट डेविएटेड। देखो बेटा, एक तो है हमारा हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी वेव फ्रंट होगा, उस पर कोई भी पॉइंट होगा, वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे खुद नया सोर्स है, और फिर वो स्फेरिकल सिमेट्री की वेव फॉरवर्ड करेगा। ये स्फेरिकल सिमेट्री की उसकी वेव है। इन स्फेरिकल सिमेट्री की वेव्स को हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और इन स्फेरिकल सिमेट्री की वेव्स के ऊपर अगर हम एक एनवलप ड्रॉ कर दें जो इनको टच करता हुआ जाए, तो वो एक नया वेव फ्रंट होगा। एक और एग्जांपल देखो, इन्फिनिटी पर पहुंचकर ये जो वेव फ्रंट था ये प्लेन हो गया, तो इस पर कोई भी पॉइंट आएगा वो इस तरह से बिहेव करेगा
जैसे कि खुद नया सोर्स है और वो स्फेरिकल सिमेट्री की वेव रिलीज करेगा, और इन स्फेरिकल सिमेट्री की वेव्स को भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ हम एक एनवलप ड्रॉ कर दें तो वो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये एक नया वेव फ्रंट है। तो ये हाइजन प्रिंसिपल है। इसको हाइजन कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट ड्रॉ करने के काम में आता है। इस हाइजन प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब वही है कि जो रे होती हैं वो वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, और रे जो होती हैं एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लेती हैं। नेक्स्ट, इस हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके हम प्रूव करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने एक मिरर ले लिया, दो रेज ले ली 1 और 2 पैरेलल, एक रे ए पर गिरी, दूसरी रे बी पर गिरी और दोनों रिफ्लेक्टेड हो गई। ऐसे ये W1 जो है वो इंसिडेंट रे 1 और 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये W1, और ये जो W2 है ये रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तो एक लॉ तो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ये एक ही प्लेन में होगा। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर आउट ऑफ दिस प्लेन आ गई और ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, तो उसको W2 तक पहुंचने में, अगर W2 में ऐसे मान लूँ, ऐसे मान लूँ, तो उसको W2 तक पहुंचने में एज कंपेयर टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना पड़ेगा एज कंपेयर टू CB। तो उसको लॉन्गर टाइम लगेगा W2 तक पहुंचने में एज कंपेयर टू CB। बट हमारा रूल ये कहता है कि कोई भी रे अगर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाएगी उसको सेम टाइम लगेगा। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये ऐसे इस प्लेन में नहीं है, बाहर आएगा, तो इसको W2 तक पहुंचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका ऐसे बाहर आना पॉसिबल नहीं है।